नमस्कार। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि CSS क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, कैसे होता है। तो आपके सामने एक कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है CSS का, जो मैंने खुद लिखा है और अपनी भाषा में लिखा है। ये चीज़ें कहीं से कॉपीड नहीं है, इसलिए कॉपीराइट ऑब्वियसली मेरे पास ही है। और मैं इसे डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। मैंने इसमें सिंटैक्स भी रखे हैं, डेफिनेशंस भी रखी हैं। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका डेवलप किया है मैंने, जो CSS को बड़ी आसानी से आपको समझा देगा। तो शुरू करते हैं। CSS की एक डेफिनेशन है यहाँ पे, मैं उसे पहले पढ़ रहा हूँ। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। यहाँ कैस्केडेड का क्या मतलब है, स्टाइल शीट्स का क्या मतलब है, ये सब बातें हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। इट इज़ एन ऑल डिफरेंट लैंग्वेज टू स्टाइलाइज HTML एलिमेंट्स। HTML में तैयार किए गए एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने नीचे यहाँ लिखा भी है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, टेबल्स, हाइपरलिंक्स, लिस्ट्स एट्सेट्रा, आपने ये सारे के सारे HTML में डेवलप किए होंगे। तो HTML में जो एलिमेंट्स डेवलप किए जाते हैं उनको स्टाइलाइज किया जाता है CSS में, यानी उनमें स्टाइल ऐड की जाती है, उनको सुंदर बनाया जाता है। तो यहाँ फिर अगली लाइन वही बता रही है, सिंस सो फार वी हैव लर्नड हाउ टू डेवलप बेसिक एलिमेंट्स लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, टेबल्स, हाइपरलिंक्स, लिस्ट्स एट्सेट्रा इन HTML, हियर वी स्टार्ट विद द कोडिंग ऑफ CSS। चूँकि हम HTML में ये सारी बातें सारी चीज़ों को तैयार करना सीख चुके हैं, तो CSS में हम ये देखेंगे कि उनको स्टाइलाइज कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और CSS के सिंटैक्स और उसके यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल CSS कोड ऐड करता है बहुत सारे स्टाइलिंग एड-ऑन्स। एड-ऑन से मेरा मतलब है छोटी छोटी वो चीज़ें जो स्टाइलाइज करने में मदद करती हैं। अगर एक उदाहरण ले लूँ तो अगर हमें तैयार होना है तो हम अपने बालों को अलग तैयार करते हैं, चेहरे को अलग तैयार करते हैं, कपड़े अलग पहनते हैं। तो ये सब छोटे छोटे एड-ऑन्स हैं जो मिल करके हमें स्टाइलाइज करते हैं। सो सिंपली अगर मैंने कोई हेडिंग लिखी है तो उस हेडिंग का कलर, उस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर, उस हेडिंग की साइज़, और उस हेडिंग के पीछे अगर कोई छाया तैयार करनी हो, शेडो तैयार करना हो, तो ये सारे छोटे छोटे एड-ऑन्स हैं जो स्टाइलाइज करते हैं मिल करके किसी बड़ी चीज़ को। तो एक सिंपल CSS कोड ऐड करता है बहुत सारे स्टाइलिंग एड-ऑन्स टू द प्लेन HTML एलिमेंट। HTML के एक सीधे सादे एलिमेंट में बहुत सारी स्टाइलिंग एड-ऑन्स ऐड की जाती हैं। डिफरेंट स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड टू अ कॉमन एलिमेंट, देयर बाई इनेबलिंग मेनी स्टाइल्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। इस बात को समझने के लिए आप इसे इस तरीके से देखें कि एक CSS स्टाइल तैयार होती है बहुत सारे छोटे छोटे एड-ऑन्स को मिला करके। और अगर आप नीचे ये सिंटैक्स देख पा रहे हो तो यहाँ भी वो बात आप समझ पा रहे होंगे। इतने सारे एड-ऑन्स, छोटे छोटे एड-ऑन्स एक साथ लिखे जाएंगे तो एक पर्टिकुलर चीज़ स्टाइलाइज होगी। बहरहाल मैं आपको समझा दूँ, अगर जैसे मैंने हेडिंग की बात की, तो हेडिंग का कलर, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर, हेडिंग की साइज़, हेडिंग का और कोई इफ़ेक्ट, हेडिंग का शेडो, ये सब छोटे छोटे एड-ऑन्स हैं जो उस हेडिंग को स्टाइल कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम एड-ऑन्स एक साथ आते हैं ताकि एक स्टाइल क्रिएट हो पाए, और ऐसी ऐसी बहुत सारी स्टाइल्स एक साथ आती हैं ताकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट बहुत अच्छे तरीके से स्टाइलाइज हो जाए। तो यहाँ पे एक सिंटैक्स भी है जो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर एक करली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज़ होता है, और सेलेक्टर के ओपन होने और क्लोज़ होने के बीच में हम अपना पूरा CSS स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये बड़ी सीधे सीधे स्टेटमेंट से मैं इनको ऐसे समझा दूँ कि सेलेक्टर का मतलब है वो HTML एलिमेंट जिसे हम सजा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर ये हेडिंग है तो निश्चित रूप से वो हेडिंग H1 या H6 तक की कोई एक हेडिंग होगी। सपोज़ करिए वो हेडिंग H4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे H4 बिना किसी एंगुलर ब्रैकेट के। हम यहाँ सीधे लिखेंगे H4 और फिर यहाँ लिखेंगे उसकी एक प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने कहा था हेडिंग का कलर। तो हेडिंग का कलर हम यहाँ लिखेंगे और कौन सा कलर होना चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। हेडिंग का बैकग्राउंड यहाँ लिखेंगे और कौन सा कलर होना चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। हेडिंग की साइज़
और हेडिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, हेडिंग का शेडो और हेडिंग का शेडो कितना होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी वैल्यूज़, उनकी संबंधित वैल्यूज़ लिखते हैं। तो H4 हेडिंग के ऊपर इतनी सारी अलग अलग स्टाइलिंग एड ऑन्स ऐड होती चली जाती हैं और H4 अच्छे तरीके से स्टाइलाइज हो जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान चीज़ है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि हम देख पाएँ कि CSS को यूज़ करने के तरीके कितने कितने हैं, कौन कौन से तरीके हैं। CSS कैन बी यूज्ड इन 3 ऑफ द फॉलोइंग वेज। CSS को इन 3 तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, जिसमें से पहला तरीका है इनलाइन तरीका, फिर दूसरा तरीका है इंटरनल तरीका और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल तरीका। तो इंटरनल एक्सटर्नल तो एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, तो ये तो समझ में आ रहे होंगे कि इंटरनल का मतलब कुछ एक्सटर्नल के ठीक अपोजिट होगा। बट ये इनलाइन क्या चीज़ है, आपको बता दूं, ये तीनों बड़े ही क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है, एक दूसरे से बहुत आसान तरीके से अलग अलग तैयार किए गए हैं। तो इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा CSS कोड है जिसको हम टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हुए लिखते हैं। अब जैसे कि सिंटैक्स आप देखिए, मुझे एक पैराग्राफ लिखना था जिसको मैंने यहाँ खोला है, यहाँ बंद किया है, और ये शायद मेरा वो पैराग्राफ होगा जो मुझे लिखना था। तो मैंने अपने इस P पैराग्राफ को खोलते ही इसके साथ एक एट्रीब्यूट ऐड किया स्टाइल, और एट्रीब्यूट की, हर एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, आप जानते हैं। एट्रीब्यूट की वैल्यू कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। तो मैंने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई। ये सब अलग अलग ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू उनके साथ दी गई है। यानी कि ये जो पैराग्राफ है, जिसको यहाँ से खोल के यहाँ बंद किया और ये पैराग्राफ होता हमारा, तो इस पैराग्राफ का कलर लाल होता, इसका बैकग्राउंड कलर हरा होता, और इसके टेक्स्ट का अलाइनमेंट जस्टिफाइड होता, यानी ये दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर होता। जैसा कि आप आमतौर पे एक अच्छे से पैराग्राफ में देखते हैं, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर। तो ये तीन जो चीज़ें की गई हैं, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, ये सब कुछ अप्लाई हो जाएगा इस छोटे से पैराग्राफ पे, या जो भी मैं यहाँ लिखूँगा। तो ये इनलाइन स्टाइल है। इनलाइन स्टाइल लिखना बहुत आसान होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंटरनल CSS पे। इंटरनल CSS भी एक अलग ही आसान प्रक्रिया है। आप देखिए, इंटरनल CSS इज़ यूज्ड विद इन द हेड पार्ट हैविंग स्टाइल एज एन इंटरनल टैग। इंटरनल CSS को हेड पार्ट के अंदर लिखा जाता है, स्टाइल टैग के अंदर। यानी हम अपनी HTML फाइल का जो हेड पार्ट होता है, उस हेड पार्ट के अंदर एक स्टाइल टैग तैयार करते हैं और उस स्टाइल टैग के अंदर अपना CSS कोड लिखते हैं। तो आप देखें, ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सबसे पहले आपको CSS सिंटैक्स दिखाया था, सेलेक्टर और तमाम सारी प्रॉपर्टीज़, उनकी वैल्यू। एग्जैक्टली, सेलेक्टर, सेलेक्टर का ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और बीच में तमाम सारी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यू। कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, ये एक P सेलेक्टर के साथ मैंने लिखा है और स्टाइल टैग के अंदर। और ये स्टाइल टैग कहाँ है, हेड के अंदर। तो जैसा कि इंटरनल CSS के रूल कहते हैं, स्टाइल टैग के अंदर पूरी स्टाइल लिखी जाएगी और स्टाइल टैग होंगे हेड पार्ट के अंदर। फिर ये जो सेलेक्टर है, ये अगर हमारे बॉडी सेक्शन में कहीं भी एक टैग के रूप में आया होगा, तो ये पूरी प्रॉपर्टी उस टैग के मटेरियल पे अप्लाई हो जाएगी। और ये हमारा एरो इसी बात को दर्शाता है कि ये जो पूरी स्टाइल लिखी गई है, ये किसके लिए लिखी गई है, P के लिए। यानी हमारे पूरे HTML फाइल में जहाँ जहाँ P टैग यूज़ हुआ होगा, यानी जहाँ जहाँ पैराग्राफ्स बने होंगे, उन सभी पैराग्राफ्स पे, यहाँ तो सिर्फ एक P है, ऐसे कई P होंगे, तो उन सभी P पे
ये सारी स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगी। स्टाइल्स अप्लाइज ऑन द पैराग्राफ। तो ये इंटरनल CSS होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्सटर्नल CSS पे। External CSS is written in a separate file having .css extension. All styles should be written one after another and the same file should be linked with the .html file in head part. External CSS को एक अलग फाइल में लिखते हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसे एक्सटर्नल CSS क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक अलग फाइल में लिखी हुई स्टाइल सीक्वेंस का पार्ट होता है। तो एक्सटर्नल CSS को लिखते हैं एक अलग फाइल में और उस फाइल को एक्सटेंशन क्या देते हैं, .css। हम उस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन होना चाहिए .css। सभी स्टाइल्स उसी फाइल में एक के बाद एक के बाद एक लिखी जानी चाहिए और उस फाइल को, यानी किस फाइल को, जो .css फाइल है, इस फाइल को लिंक करना चाहिए किसमें, HTML फाइल के अंदर, यानी जो हमारा एक्चुअल HTML फाइल है उसके अंदर इस CSS फाइल को लिंक करना चाहिए। इससे क्या होगा, HTML फाइल के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे और CSS फाइल के अंदर सारे के सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स होंगे। तो अगर ये CSS फाइल हमारी HTML फाइल से लिंक्ड होगी तो HTML के एलिमेंट्स पे CSS के सारे स्टाइलिंग एड-ऑन्स अप्लाई हो जाएंगे। तो सिंटेक्स देखा जाए, यहाँ मैंने दो सिंटेक्स लिखे हैं। सिंटेक्स ए क्या है, द फाइल mystyle.css। मैंने कहा था आप अपनी CSS फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो नाम तो हमने कुछ भी चुन लिया बट जो एक्सटेंशन है दैट शुड बी .css। तो एक अलग फ़ाइल हमने बनाई है .css की और उसमें मैंने स्टाइल लिख दिया। आप अगर ध्यान दें तो ये पूरा वही स्टाइल है जो मैंने यहाँ पे इंटरनली लिखा था। इंटरनल क्यों कह रहे थे इसे, क्योंकि ये सेम HTML फाइल के हेड पार्ट के अंदर लिखा गया था। यहाँ क्या होने जा रहा है, ये पूरी स्टाइल एक अलग स्टाइल .css फाइल में लिखी गई है, mystyle.css फाइल में, और इस mystyle.css फाइल को लिंक किया गया है इस खास टैग के ज़रिए हेड पार्ट में। तो ये पूरा सिंटेक्स क्या बता रहा है, लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, href इक्वल्स mystyle.css। तो 3 एट्रीब्यूट यूज हुए हैं लिंक टैग के, वो मैं बता दूं। लिंक टैग HTML फाइलों के साथ किसी अलग नॉन HTML फाइल को लिंक करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये लिंक कर रहा होगा किसी अलग फाइल को हमारी HTML फाइल के साथ। तो बाकी के एट्रीब्यूट्स की भी चर्चा कर लेते हैं। रेल का मतलब है रिलेशन। ये एक रिलेशन बताता है कि जिस फाइल को हम अपने HTML फाइल में लिंक करने जा रहे हैं वो फाइल किस प्रकार की है। तो वो फाइल किस प्रकार की है, स्टाइल शीट। निश्चित रूप से ये जो फाइल जिसको हम लिंक करने जा रहे हैं ये किस प्रकार की फाइल है, स्टाइल शीट। तो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS और href आप पहले से जानते हैं, ये हाइपरलिंक्स में भी यूज़ हुआ था, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो ये दिखा रहा है कि ये वो फाइल है जो लिंक होने जा रही है। तो इस फाइल के हमारे HTML फाइल में लिंक होते ही इस फाइल में लिखे हुए सारे स्टाइलिंग एड-ऑन्स मेरी HTML फाइल के बॉडी पार्ट में लिखे हुए तमाम सारे HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाते हैं। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है और यहाँ पे ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में विस्तार से आगे इस चीज़ की चर्चा करूँगा कि ये तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं ये काम कैसे करते हैं। यहाँ एक छोटा सा नोट भी है, कलर्स इन CSS कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। ये भी आगे आपको हालांकि मिलेगा बट अभी आपको बता दूं कि कलर्स को CSS में इन 3 तरीक़ों से बताया जा सकता है। या तो हम कलर का नाम ही बता दें, जैसे कि यहाँ आप देख लें इस एग्जांपल में कलर रेड कलर का नाम है। अगर हम कोई ऐसा कलर सेट करना चाहते हैं जिसका एग्जैक्टली नाम हमें नहीं पता तो हम उस कलर का एक हेक्स कलर कोड किसी सॉफ्टवेयर की मदद से जनरेट कर लें, या एडोब फोटोशॉप भी हमें हेक्स कलर कोड बता देता है। तो किसी भी कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड हम जनरेट कर लें और वो कोड यहाँ बता दें, या फिर अगर उस कलर की RGB वैल्यू हमें पता है तो वो RGB वैल्यू इस तरीके से बता दें। RGB वैल्यू में 3 अलग अलग रंगों का समावेश होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये रंग मिनिमम 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम 255 हो सकते हैं। तो इस तरीके से RGB का मिश्रण भी यहाँ बताया जा सकता है रंगों को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और पहले ही मैंने बता रखा था आपको ये कॉपीराइट मटेरियल है तो इस बात का ध्यान रखें। और
आगे के वीडियो में मैं फिर आगे चर्चा करूँगा इस बात की कि CSS को यूज़ कैसे